नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की। मतलब इसकी बुनियाद क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई भी भाषा बनती कैसे है? मतलब हर भाषा का ना एक अपना सिस्टम होता है, एक ढांचा। तो फिर हिंदी में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? इसके व्याकरण में। तो देखिए, आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये व्याकरण है क्या। फिर बात करेंगे इसकी बुनियाद की, मतलब वर्ण की। और उसके बाद हम देखेंगे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और कुछ स्पेशल साउंड्स भी हैं, उनको भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही सवाल लेते हैं कि व्याकरण आखिर है क्या चीज। देखिए, व्याकरण को सिर्फ नियमों की एक किताब मत समझिए। ये तो वो सिस्टम है, वो जादू है जो किसी भाषा को स्ट्रक्चर देता है, मतलब देता है। इसी की वजह से तो हम सब एक दूसरे से ठीक ठीक बात कर पाते हैं। और ये देखिए, ये परिभाषा सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि व्याकरण भाषा का एक स्टैंडर्ड, एक मानक रूप है। यही चीज भाषा को एक ठहराव और कह सकते हैं एक क्लैरिटी देती है। ठीक है, तो अब चलते हैं भाषा की नींव की तरफ। इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई, जिसे कहते हैं वर्ण। इसे ऐसे समझिए जैसे ये भाषा की ईंटें हैं जिनसे पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये वर्ण क्या है? ये आवाज का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसे आप और नहीं तोड़ सकते। हम कुछ भी बोलें, कुछ भी लिखें, शुरुआत यहीं से होती है। ये तो भाई भाषा की आत्मा है, कह सकते हैं। अच्छा, तो ये जो ईंटें हैं, ये दो तरह की हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। फर्क क्या है? स्वर जो हैं वो अपने आप में पूरे हैं, उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए उन्हें स्वरों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इन स्वरों को ही समझते हैं। ये वो आवाजें हैं जो, जैसा हमने कहा, बिल्कुल आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो कुल कितने स्वर हैं हिंदी में? कुल हैं 11। जी हां, सिर्फ 11। और ये नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचिए, इन्हीं 11 ध्वनियों से कितने हजारों लाखों शब्द बनते हैं। और ये रहे वो 11 स्वर। हम सब इन्हें जानते हैं। अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ और आओ। कह सकते हैं कि ये हिंदी का म्यूजिक है, इसके सुर हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये स्वर बस एक रैंडम लिस्ट नहीं है, इनके पीछे भी एक लॉजिक है, एक सिस्टम है। इनको इनकी उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन के हिसाब से बांटा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां देखिए, 4 हैं मूल स्वर, अ, इ, उ और री। ये बिल्कुल बेसिक साउंड्स हैं। और बाकी के जो 7 हैं, उन्हें कहते हैं संधि स्वर। ये इन्हीं मूल स्वरों के मिलने से बनते हैं। चलिए, स्वरों की बात हो गई, अब आते हैं दूसरी तरह की ईंटों पर, यानी व्यंजनों पर। याद है ना, ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? 33। जी, 33। और यही वो ध्वनियां हैं जो स्वरों के साथ जुड़कर शब्दों को उनका रूप देती हैं, उन्हें आकार देती हैं। इन 33 व्यंजनों को भी मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। और ये बंटवारा इस आधार पर है कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो मुंह से हवा कैसे निकलती है। तो ये 3 ग्रुप हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और ये जो टेबल है, ये सबसे बड़े ग्रुप को दिखाता है, स्पर्श व्यंजन। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्हें 5 लाइनों में रखा गया है, क वर्ग से शुरू होकर प वर्ग तक। और हर लाइन का आधार यह है कि वो आवाज मुंह में कहां से निकल रही है। तो ठीक है, हमने मेन स्वर और व्यंजन तो समझ लिए, पर कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो ना तो पूरी तरह स्वर हैं, न ही व्यंजन। ये थोड़े स्पेशल केस हैं। कह सकते हैं कि ये नियम के अपवाद हैं। इन्हें एक नाम दिया गया है अयोगवा। मतलब ये न तो स्वरों के साथ हैं, न व्यंजनों के साथ। ये इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है, जैसे अंग यानी अनुस्वार और आहा यानी विसर्ग। अब एक बहुत दिलचस्प चीज देखते हैं, अनुस्वार और चंद्रबिंदु में क्या फर्क है। देखिए, अनुस्वार जैसे शब्द अंक में है, यह आवाज पूरी तरह से नाक से आती है। लेकिन चंद्रबिंदु जैसे शब्द चांद में, इसमें आवाज नाक और मुंह दोनों से मिलकर निकलती है। छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क है ये। और आखिर में आते हैं संयुक्ताक्षर। असल में ये कोई बिल्कुल नई ध्वनियां नहीं है, ये बस कुछ व्यंजनों के खास कॉम्बिनेशन है जो मिलकर एक अलग अक्षर बना लेते हैं। जैसे
क और श मिलकर क्ष बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हिंदी की हर ध्वनि, हर अक्षर, हर शब्द, सब कुछ इन्हीं बेसिक टुकड़ों से बना हुआ है। ये एक पूरा सिस्टम है जो इन्हीं वर्णों पर टिका हुआ है। तो हमने भाषा की ये ईंटें तो देख लीं, पर सवाल ये उठता है कि ये ईंटें आपस में जुड़कर मतलब कैसे बनाती हैं? मतलब इनसे शब्द कैसे बनते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और व्याकरण की हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव भी।